Good evening, everyone. Am I audible? चलिए, टास्क हो गया आपका, B3 बन गया। वेरी गुड। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, जो एक्चुअल आंसर आएगा, है ना। आप चेक कर लीजिएगा आपका आंसर इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आंसर टू द प्रीवियस असाइनमेंट ऑफ ड्राइंग द B3। रूट नोट क्या बना? जिनका हो गया आप बताएं। अगर बन गया है तो जवाब दे, रूट नोट किसे बनाया? वेरी गुड। रूट नोट बनेगा 16 का लेफ्ट चाइल्ड, गुड, 3 और 8 आए होंगे। 16 के राइट में गुड, 22 और 25 आए होंगे। 3 का लेफ्ट चाइल्ड 1 और 2 ये बने होंगे। 3 का राइट और 8 का लेफ्ट ये आया होगा 5, 6 और 7, और 8 का राइट 13, 14 और 15 आए होंगे। बिल्कुल सही। 22 का लेफ्ट गुड, 18 और 20, और राइट 22 का राइट 23, 24, ठीक है। और 25 का राइट 27 और 37 आए होंगे। ये है फाइनल ट्री का आंसर। आपका भी यही आया? सभी लोगों का? चलिए, गुड। तो आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लास्ट टॉपिक। लेट्स बिगिन एंड द टाइटल इज ग्राफ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आप ट्री का डिजाइन याद करें, कोई भी ट्री जो आपने अभी तक डिजाइन करा है, उन ट्रीज में रूट चिल्ड्रन को पॉइंट करता है कि चिल्ड्रन रूट को पॉइंट करते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। अगर ये 10 है, ये 20 है, और ये 30, और ये ट्री के स्टाइल में कनेक्टेड है, तो रिकॉल करिए कौन किसे पॉइंट करेगा अगर ये एक ट्री स्टाइल में कनेक्ट हुए हैं तो? वेरी गुड, 10 पॉइंट करेगा 20 और 30 को, राइट। इसका मतलब अगर आप चेक करें तो रूट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते हैं। सही बात है। रूट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते हैं। सही बात है, राइट। लेकिन रियल वर्ल्ड में कई सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जहां आपको 20 से रिकनेक्ट करना पड़ेगा 30 या 10 को। मेरी बात समझने के लिए आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ इस सिनेरियो को कंपेयर कीजिए। इमेजिन करिए आपके पास ये न्यू दिल्ली है, राइट, अ सिटी इन इंडिया। ये आपके पास अहमदाबाद है, अनदर सिटी इन इंडिया। ये आपके पास बेंगलोर है,
अनदर सिटी इन इंडिया, और ये आपके पास हैदराबाद है, राइट। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं इनके बीच में एयर कनेक्टिविटी को दिखाना है, इनके बीच में एयर कनेक्टिविटी को दिखाना है, तो फिर आप मुझे बताइए, दिल्ली से आप अहमदाबाद जा सकते हैं बाय फ्लाइट? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। दिल्ली से अहमदाबाद बाय फ्लाइट जा सकते हैं? ऑफ कोर्स जा सकते हैं, डेफिनेटली फ्लाइट्स हैं। दिल्ली से हैदराबाद भी जा सकते हैं, जा सकते हैं। अहमदाबाद से बेंगलोर जा सकते हैं, और हैदराबाद से बेंगलोर नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं। और अहमदाबाद से हैदराबाद भी जा सकते हैं। अगर इस तरीके का शेप आपको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या ट्री आपको ये डायग्राम रिप्रेजेंट करने देगा? नहीं करने देगा। इस डायग्राम में क्या खास दिख रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको क्लोज पाथ। दिख रहा है? डू वी हैव अ क्लोज पाथ और साइकिल इन दिस डायग्राम? राइट। तो जब आपको नोड्स की कनेक्टिविटी में साइकिल या क्लोज्ड पाथ दिखने लगे, तो फिर वो ट्री का डायग्राम नहीं रह जाता, वो अपने अपने डायग्राम किसका बन जाएगा? वो अपने अपने डायग्राम बन जाएगा ग्राफ का, राइट। तो ग्राफ और ट्री में एक ही बहुत बड़ा फर्क होता है, वैसे तो दो होते हैं बट बड़ा फर्क एक है। क्या है वो? ग्राफ में आपको क्लोज पाथ मिलेगा, साइकिल मिलेगी, लूप मिलेगा, जबकि ट्री में कभी क्लोज पाथ आपको नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूं? इतने सारे ट्री आपने देखे, बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, अभी लास्ट आपने बी ट्री देखा, नन ऑफ देम वर एवर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्लोज पाथ। बट हर बार रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ट्री स्टाइल में रिप्रेजेंट हो जरूरी नहीं है। कई बार आपको बैक ट्रैकिंग करते हुए या नोट से उसके सिबलिंग तक का रास्ता भी निकालना पड़ता है। जैसे अहमदाबाद और हैदराबाद दिल्ली के सिबलिंग, दिल्ली के चाइल्ड नोड्स हैं अगर ट्री की तरह देखें। अहमदाबाद और हैदराबाद दिल्ली के चाइल्ड नोड्स हैं अगर ट्री की तरह देखें। बिल्कुल। तो अहमदाबाद और हैदराबाद के बीच में भी कनेक्टिविटी दिखानी है जो ट्री अलाउ नहीं करता, लेकिन ग्राफ इसको अलाउ करता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मुझे बताइए, अगर ये एक ट्री है, जैसे कि लेफ्ट साइड पे यहां देखिए, क्या ये एक ट्री है? जल्दी बोलिए। है। इसमें 16 का स्टेटस क्या है? 16 का दर्जा क्या है, स्टेटस क्या है? 16 को क्या कहेंगे आप? 16 को आप कहेंगे रूट नोड। इसका मतलब हर ट्री में एक रूट नोड होता है, चाहे ट्री कैसा भी हो, राइट। और वो नोड होता है जहां से ट्री स्टार्ट होता है, राइट। वो नोड होता है जहां से ट्री स्टार्ट होता है, करेक्ट। यानी इस ट्री को ट्रैवर्स करना आप 22 से शुरू नहीं कर सकते, शुरू 16 से ही करना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? शुरू 16 से ही करना पड़ेगा, 22 से शुरू नहीं कर सकते। बट आप इस डायग्राम पे आइए और मुझे बताइए, यहाँ रूट नोड जैसा कोई नोड आपको नजर आ रहा है? अगर मुझे फ्लाइट पकड़नी है तो दिल्ली से ही पकड़नी पड़ेगी क्या? कंफर्म है? जरूरी है? दिल्ली हमारा रूट एयरपोर्ट है क्या इंडिया का? ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ग्राफ्स में ना कोई रूट नोड होता है, और ग्राफ्स में हमेशा क्लोज पाथ या साइकिल भी आपको मिलती है। ये दो चीजें ग्राफ को डिफर करती हैं ट्री से। ट्री में हमेशा रूट नोड होगा, यस, ट्री में हमेशा रूट नोड होगा। ग्राफ में रूट नोड जैसा कोई नोड नहीं होगा 99% केसेस में। ठीक है, 1% को छोड़ देते हैं अपन कुछ स्पेशल केसेस के लिए। नंबर 2, ट्री में क्लोज पाथ होगा। विल ट्री हैव अ क्लोज पाथ एवर? नो, ट्री विल ऑलवेज हैव एन ओपन पाथ, जबकि ग्राफ में आपको हमेशा मिलेगा क्लोज पाथ। अनबैलेंस नहीं हो जाएगा। क्या अनबैलेंस नहीं हो जाएगा? क्या चीज अनबैलेंस नहीं हो जाएगी अनमोल? किसकी बात कर रहे हो? ग्राफ की बात कर रहे हो ना? पेरेंट नहीं पता,
वेरी गुड। लेकिन हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे ना, तब एक नोड तो हमारा फर्स्ट नोड होगा ना लिंक लिस्ट का, वहां से शुरू करेंगे, बट वो फर्स्ट नोड कोई भी नोड होगा, करेक्ट। जब आप इसको एज ए लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करोगे तब आपके पास एक नोड तो होगा ना जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा होगा, बट आप उसके लिए वोकैबुलरी रूट यूज नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो अभी रिप्रेजेंटेशंस आएंगे तब आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल जितना समझा है उसके हिसाब से मैं वोकैबुलरीज लिख दूं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ ग्राफ। ग्राफ अपने आप में क्या है? तो ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अ ग्राफ इज अ नॉन लीनियर data structure which is used to represent relationship between nodes with the following rules. क्या क्या रूल? नंबर 1, it is a set of vertices represented as V as well as a set of edges represented as E which connect these vertices. अब इस डेफिनेशन में दो टर्म्स आए हैं, vertices and edges। क्या आप बता सकते हैं मुझे, जो हमारा डायग्राम है लास्ट पेज पे, उसमें vertices किसको बोला जा रहा है? vertices किसका नाम रखा जा रहा है? Who are vertices in this diagram? नहीं, these are vertices। ये जो आपको नोट्स की तरह दिख रहा है ना, they are called as vertices। और ये जो आपको लिंक दिख रहा है, जो सॉलिड लाइन दिख रही है, ये क्या है? दे आर एजेस। तो यहाँ सिटी के नाम वर्टिसेस हैं और सिटीज की आपस में जो कनेक्टिविटी दिखाई जा रही है, वो कनेक्टिविटी के लिए जो यूज करा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एजेस। ओके, वर्टिसेस एक से ज्यादा हैं। यस, तो ये वर्टिसेस का सेट हो गया। एजेस भी एक से ज्यादा हैं। यस, तो एजेस का भी सेट हो गया। और हर दो वर्टेक्स के बीच में एक एज है। हर दो वर्टेक्स के बीच में एक एज है। तो फिर ये भी वैलिड हो गया कि एन एज कनेक्ट्स अ पेयर ऑफ वर्टिसेस, राइट। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? तो इसी लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए तो अपन बोलेंगे, सो वी कैन से दैट अ ग्राफ इज a graph is represented as G is equals to V comma E, where V is set of vertices, E is set of edges. Then every member of the set of edges connects two vertices. For example, edge E1 might connect vertices V1 and V2, comma, edge E2 might connect vertices V2 and V3 and so on। ठीक, तो ये तो हुई ग्राफ की टेक्निकल डेफिनेशन। अब बात करते हैं हाउ अ ग्राफ डिफर्स देन अ ट्री। वो क्या क्या जरूरी बातें हैं जो एक ग्राफ को ट्री से अलग करती हैं। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, नंबर 1, ट्री में रूट नोड होता है। ट्री में रूट नोड होता है। बट इन द वर्ल्ड ऑफ ग्राफ्स
there is no special node which can be called as root node. इसका मतलब ग्राफ को कहीं से भी ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कहते हो? यस, इसका मतलब ग्राफ को कहीं से भी ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं. दिस मीन्स वी कैन ट्रैवर्स अ ग्राफ starting from any vertex, आप ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए रैंडमली कोई भी वर्टेक्स चूज कर सकते हो. कैसे, वो कोडिंग में आपको दिखेगा. दूसरी बात, ट्री में एक सिंगल चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है. ट्री में एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है. ट्री में a child is connected to just one parent, right? But in graph, a child can be connected to multiple parents, right? So a single child in a graph can have multiple parents. That is, a single node can be connected to more than one parent node. Thus, we can say that a graph maintains two-way relationship. A graph maintains two-way relationship, that is from parent to child as well as from child to parent. दोनों तरफ से कनेक्टिविटी आपको मेंटेन करनी होती है. Third point, a graph can also have a closed path framed due to connection between vertices. जबकि ट्री में आपको ऐसा कोई क्लोज्ड पाथ नहीं दिखेगा. तो ये तो था इंट्रोडक्शन. Now let's move deeper into the terminologies used while discussing a graph. Terminologies used in graph. और इस terminologies को समझने के लिए एक डायग्राम हम बेस पे लेकर चल रहे हैं. So imagine करिए हमारा ये ग्राफ है. We have a vertex V1. क्लोज पाथ लॉजिकली कैसे, मैं समझा नहीं. थोड़ा सा क्लियर करो क्वेश्चन. अनमोल, अनम्यूट करो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. क्लोज पाथ इन द सेंस मतलब अगर मतलब अभी तो मतलब वो शायद से अभी जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो शायद से बाद में समझ में आ जाएगा. बट मेरा मतलब ये है कि हमें कैसे पता कि वो चीज क्लोज पाथ है कम और दूसरा पाथ क्लोज पाथ नहीं. जब हम जैसे कोड वो लिखेंगे दिल्ली और जब हम कोड लिखेंगे तो हम कनेक्टिविटी बिठाएंगे ना. अच्छा ठीक है. जब हम कनेक्टिविटी बिठाएंगे तो हमें पता लगेगा कौन सा नोड कौन से नोड के साथ कनेक्टेड है. ओके. उसको देखकर हमें पता चलेगा कि पाथ क्लोज्ड है कि नहीं है. ठीक है सर. राइट. थैंक यू सर. वेलकम. जब आप इसका कोड लिखोगे तो क्या लगता है कैसे लिखोगे? आप इमेजिन करो इसका कोड लिखना है तो आप यूजर से पूछोगे एंटर द नेम्स ऑफ द सिटीज. बोल देगा न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद. ये आपने 4 सिटी के नाम रख दिए. अब आप उससे पूछोगे इज देयर अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद? वो बोलेगा यस. तो आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे पॉइंटर के थ्रू. फिर आप बोलोगे इज देयर अ रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली? वो बोलेगा यस. तो आप ऐसे एक पाथ दिखा दोगे. अहमदाबाद भी दिल्ली को पॉइंट करने लगेगा. डू वी हैव अ फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद टू बैंगलोर? वो बोलेगा यस. तो आप इसको कनेक्ट कर दोगे लाइक दिस.
जब कोड लिखोगे तो यूजर के सामने मान लो एक मैप रखा हुआ है एविएशन का, वो उस मैप को देखकर तुम्हें Okay. बताता जा रहा है और तुम उसके हिसाब से कोड डिजाइन करते जा रहे हो। Okay, sir. ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, कोडिंग Okay, आने sir. दो, Thank you, क्लियर हो sir. जाएगा। वेलकम। Okay, sir. Thank you, sir. चलिए, तो ये हमारे पास V1 है, ये हमारे पास V2 है, ये हमारे पास V3 है, ये हमारे पास V4 है। ठीक है, ये आपस में इस तरह से कुछ कनेक्टेड हैं और एरोज भी लगे हुए हैं। अब जब एरो आ जाते हैं ग्राफ में तो मतलब बदल जाता है कुछ क्या, कि नहीं बदलता? क्या लगता है आपको? एरो का होना और नहीं होना फर्क डालेगा कि नहीं डालेगा? विल इट मेक अ डिफरेंस और नॉट? डेफिनेटली इट विल मेक अ डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम V2 से V3 जा सकते हैं, हम वर्टेक्स V2 से वर्टेक्स V3 जा सकते हैं इस डायग्राम को देखते हुए, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन V3 से V2 नहीं जा सकते। समझ आ रहा है? राइट? और अगर ये एरो नहीं होता तो, अगर ये एरो नहीं होता तो अगर ये एरो नहीं होता तो हम मानते हैं हम V3 से V2 जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बताता हूं, उन्हें सुनिए और आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए। ग्राफ का पहला टर्म आ रहा है एडजेसेंट नोड्स। क्या होंगे बताएं? अभी जो हम बात कर रहे थे वही है ये, बताइए क्या होंगे एडजेसेंट नोड्स? इतना टाइम? अगर एक नोड से दूसरे नोड तक डायरेक्टली आप जा सकते हैं, डायरेक्टली, तो वो एडजेसेंट नोड हुआ। लेकिन V2 एंड V3 आर एडजेसेंट नहीं। आप ये बोलेंगे V3 V2 का एडजेसेंट है। आ रही है बात समझ? V3 V2 का एडजेसेंट है, V2 V3 का एडजेसेंट नहीं है। राइट? इसी तरह से V4 V3 का एडजेसेंट है, V3 V4 का एडजेसेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस एरो। अगर ये एरो नहीं होता तो आप ये जरूर कह सकते थे V3 V4 आपस में एडजेसेंट नोड्स हैं, V2 V3 आपस में एडजेसेंट नोड्स हैं, बट क्योंकि एरो आ गया है सोचने में रेस्ट्रिक्शन लग गया। V3 V2 का एडजेसेंट है बट V2 V3 का एडजेसेंट नहीं है। राइट? सो डेफिनेशन गोज लाइक दिस: if a node can be visited directly from another node, then we say that the destination node is adjacent to the source node. For example, in the above diagram, V3 is adjacent to V2, but V2 is not adjacent to V3. आ रहा है समझ? एडजेसेंट नोड क्लियर हुआ? चलो सेकंड, डायरेक्टेड स्लैश अनडायरेक्टेड एज। डायरेक्टेड स्लैश अनडायरेक्टेड एज, क्या लगता है आपको किसे बोलेंगे? कौन होगी डायरेक्टेड एज, कौन होगी अनडायरेक्टेड एज? डेफिनेशन वाइज किसे कहा जाएगा डायरेक्टेड, किसे कहा जाएगा अनडायरेक्टेड? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, जल्दी जल्दी बोलें।
Very good. So we can say if an edge has a direction indicated by an arrow, then the edge will be called as a directed edge. Otherwise, if there is no direction on the edge, then the edge will be called as undirected. क्लियर है? डायरेक्ट अनडायरेक्टेड एज. तो हमारे केस में सब डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड है कि सबके सब डायरेक्टेड है? हमारे केस में सब की सब डायरेक्टेड एज है. क्यों? क्योंकि हर एक का डायरेक्शन मेंशन्ड है मेंशन्ड. गुड, वेरी गुड. अब आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे. व्हाट इज दैट? डेफिनेशन नंबर 3, डायरेक्टेड स्लैश अनडायरेक्टेड ग्राफ. अब आप ये तो इजीली डिराइव कर सकते हैं. ये क्या होता होगा? डायरेक्टेड स्लैश अनडायरेक्टेड ग्राफ. क्या होता होगा ये? अगर किसी ग्राफ की सारी एजेस पे डायरेक्शन हो, all the edges of the graph are directed, then graph will be called as a directed graph. और अगर ग्राफ की कुछ एजेस पे डायरेक्शन, सारी एजेस पे डायरेक्शन ना हो, तो ग्राफ विल बी कॉल्ड एज अनडायरेक्टेड ग्राफ. और गेस करिए, कुछ पे और कुछ पे ना हो तो? अगर सब पे एरो है सारी एजेस पे तो ग्राफ डायरेक्टेड है. अगर किसी भी एज पे एरो नहीं है तो ग्राफ अनडायरेक्टेड है. और अगर कुछ पे है और कुछ पे नहीं है तो सेमी डायरेक्टेड. नहीं अनमोल. तो फिर ग्राफ कहलाता है मिक्स्ड ग्राफ. ठीक? तो देखें, इफ अ ग्राफ हैज अ डायरेक्शन ऑन एवरी एज, then it is called as directed graph. And if none of the edges have a direction, then the graph is called as undirected graph. Number 4, we have mixed graph. What is that? What is a mixed graph? Answer simple hai. If some of the edges of the graph are directed while others are undirected, then the graph will be called as mixed graph. ठीक है? 5th, इनिशियल स्लैश टर्मिनल वर्टिसेस. क्या होती होंगी बताएं? किसको बोलते होंगे इनिशियल वर्टेक्स, किसको बोलते होंगे टर्मिनल वर्टेक्स? किसको बोलते होंगे इनिशियल वर्टेक्स, किसको बोलते होंगे टर्मिनल वर्टेक्स? जिस वर्टेक्स से एज स्टार्ट हो रही है, दैट वर्टेक्स विल बी कॉल्ड एज इनिशियल वर्टेक्स. जिस वर्टेक्स पे जाकर एज एंड हो रही है, दैट वर्टेक्स विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल वर्टेक्स. अगेन रेफरिंग टू दिस डायग्राम, अगर आप इस एज की बात करें जो V2 और V1 को कनेक्ट कर रही है, ये एज जिसे मैं शेड कर रहा हूं डार्क, इस एज के लिए V2 क्या है? इस एज के लिए V2 क्या है?
इस एज के लिए V2 इनिशियल वर्टेक्स है और V1 क्या है? V1 इस एज का टर्मिनल वर्टेक्स है, राइट? और अगर एरो ना होता तो, अगर एच पे एरो ना होता तो क्या बोलते आप फिर? बोलिए बोलिए, अगर एच पे एरो नहीं होता तो फिर दोनों ही इनिशियल और दोनों ही टर्मिनल वर्टेक्स कहलाती। आ रहा है समझ? अगर एरो नहीं होता तो okay, so definition is the vertex from where an edge originates is called as its initial vertex, and the vertex where an edge terminates is called as its terminal vertex. ठीक? For example, the edge which connects V2 to V3 has V2 as the initial vertex, while V3 will be the terminal vertex. ठीक? अब आता है नेक्स्ट टर्म, स्लिंग। किसे बोलेंगे? जवाब दें। कोई दिख रहा है? SLING, स्लिंग, इसको बोलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं स्लिंग। इसी का दूसरा नाम होता है सेल्फ लूप। इसी का दूसरा नाम रखा गया है ग्राफ में सेल्फ लूप। तो आप डेफिनेशन बस बताइए, स्लिंग क्या हुआ? डायग्राम तो मैंने दिखा दिया आपको। कौन सी एज स्लिंग कहलाएगी या सेल्फ लूप कहलाएगी? बोले बोले, जल्दी बोले, जल्दी। स्लिंग या सेल्फ लूप किस एज को कहा जाएगा? नहीं, अगर कोई एज वर्टेक्स को खुद ही से कनेक्ट कर दे, घूमते फिरते नहीं आए कहीं से, वहीं का डायरेक्ट कनेक्शन अपने वर्टेक्स से हो जाए, तब वो गेज एज अपने आप में कहलाएगी स्लिंग या सेल्फ लूप। सो इफ एन एज कनेक्ट्स अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ, क्योंकि कहीं से घूमते फिरते आएगी तो एज सेम नहीं रहेगी ना, एज का नंबर बदल जाएगा ना। E1 एज फिर E2 एज बन जाएगी, फिर वो E3 हो जाएगी, सेम एज थोड़ी रहेगी वो फिर। यस और नो? So if an edge connects a vertex to itself, then it is called as sling. ठीक? सेवेंथ, पैरेलल एजेस। क्या लगता है किसे बोलेंगे? पैरेलल एजेस किसे बोलेंगे? क्या लगता है आपको? अगर दो वर्टिसेस के बीच में एजेस का एक से ज्यादा सेट हो, दो वर्टिसेस के बीच में दो एजेस हो या दो से ज्यादा एजेस हो, तो फिर वो एजेस आपस में कहलाएंगी पैरेलल एजेस। So if a pair of vertices has more than one edge between them, then these edges will be called as parallel edges, and such a graph will be called as
क्या कहते हैं? कोई खास नाम ऐसे ग्राफ का जिसमें दो वर्टिसेस के बीच में एक से ज्यादा एज है? यस, द ग्राफ बिकम्स मल्टी ग्राफ. Then we have next terminology, weighted graph. अगर हर एच के ऊपर एक पॉजिटिव नंबर लिख दिया जाए, हर एच पे एक पॉजिटिव वैल्यू रख दी जाए, और वो पॉजिटिव वैल्यू दो वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस हो सकती है, दो वर्टिसेस के बीच में लगने वाला समय हो सकता है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने की कॉस्ट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है. तो अगर हर एच के ऊपर एक पॉजिटिव नंबर रख दिया जाए तो ग्राफ अपने आप में कहलाता है वेटेड ग्राफ. तो फिलहाल ये वेटेड ग्राफ है कि नहीं है जो आपके सामने आ रहा है? ये वेटेड ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ जो आपको ग्राफ दिख रहा है? नहीं हुआ. लेकिन अगर हर एच के ऊपर यहां पर मैं एक नंबर डाल दूं, यहां लिख दूं 10, यहां लिख दूं 7, यहां लिख दूं 4, यहां लिख दूं 11, यहां लिख दूं 3, और अब आपसे पूछूं अब क्या है, तो आप बोलोगे जो 7 है ये बता रहा है V2 से V3 तक जाने की कॉस्ट या डिस्टेंस या टाइम जो भी है. तो फिर ये ग्राफ क्या बन गया? जल्दी जल्दी बोलिए, ये ग्राफ क्या बन गया? ये ग्राफ अपने आप में बन जाएगा फिर वेटेड ग्राफ. जैसे इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं न्यू दिल्ली से अहमदाबाद का डिस्टेंस लिखूं, अहमदाबाद से हैदराबाद का डिस्टेंस लिखूं, तो ये अपने आप में बन जाएगा एक वेटेड ग्राफ सारे एजेस पे. दैट विल बिकम अ वेटेड ग्राफ. ठीक है, उसका फायदा क्या होगा अगर मैं डिस्टेंस लिखूंगा? तो अगर मैं डिस्टेंस लिखूंगा तो आगे चलकर हम उससे ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. आ रही है बात समझ? एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. राइट? सो वेटेड ग्राफ मींस if every edge of the graph is assigned a positive number, then the graph will be called as weighted graph. Ninth, tree graph. Next terminology is tree graph. Very simple. A graph without any closed path will be called as tree graph. एक ऐसा ग्राफ जिसमें क्लोज्ड पाथ नहीं है वो कहलाएगा ट्री ग्राफ. तो आप बताइए, जो आप ग्राफ देख रहे हैं इतनी देर से, ये ट्री ग्राफ है कि नहीं है? नहीं है. राइट? ट्री ग्राफ कैसा दिखता है? ट्री ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा. ये ए से कनेक्टेड है बी से रास्ता है सी का, सी से हम जा रहे हैं डी, बी से ई भी जा रहे हैं, और बी से एफ भी जा रहे हैं. राइट? अब नोटिस करिए इस पूरे डायग्राम में क्लोज पाथ है? इस पूरे डायग्राम में डू वी हैव एनी क्लोज्ड पाथ? नहीं है. तो ये अपने आप में कहलाएगा ट्री ग्राफ. अब बताइए मुझे, ट्री और ट्री ग्राफ में क्या अंतर रहा फिर? ट्री में भी तो क्लोज पाथ नहीं होता है, तो फिर ट्री और ट्री ग्राफ में क्या अंतर रहा? ट्री भी तो कहता है मेरे अंदर क्लोज पाथ नहीं होगा. वेरी गुड अनमोल. अभी भी नोटिस करिए इस ग्राफ में कोई ऐसा पर्टिकुलर नोड नहीं है जिसे आप रूट मान सकें. सही बात है? आप ए से शुरू कर लीजिए ट्रैवर्सल, आप बी से शुरू कर लीजिए, आप डी से शुरू कर लीजिए ट्रैवर्स करना. राइट? तो ये कहलाएगा ट्री ग्राफ. डेफिनेशन नंबर 10, कंप्लीट ग्राफ.
क्या लगता है किसको बोलेंगे? कंप्लीट ग्राफ किसको बोलेंगे? नहीं, वो नहीं है। ना 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 ना, नहीं है, वो भी नहीं है। न्यू दिल्ली वाला भी कंप्लीट है। चलो डेफिनेशन पढ़ो। इफ अ ग्राफ हैज every vertex adjacent to every other vertex, then the graph will be called as complete graph. अगर किसी ग्राफ में एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाना डायरेक्टली पॉसिबल है सारे वर्टिसेस के लिए, तो ग्राफ अपने आप में कहलाएगा कंप्लीट ग्राफ। तो ये वाला है, हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स डायरेक्टली जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। इसमें जा सकते हो आप, ये न्यू दिल्ली अहमदाबाद वाले में। बताओ। नहीं जा सकते हो। आप दिल्ली से बैंगलोर डायरेक्ट आ सकते हो? इस डायग्राम के हिसाब से नहीं आ सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिल्ली और बैंगलोर में नहीं है, तो ये अपने आप में कंप्लीट ग्राफ नहीं हुआ। कंप्लीट होने के लिए इनका भी कनेक्ट होना डायरेक्टली जरूरी है। बाकी सब डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपस में, बाकी सारे के सारे आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। यस, बस दिल्ली और बैंगलोर नहीं है। अगर वो भी हो जाए तो फिर ये ग्राफ बन जाएगा कंप्लीट ग्राफ। सो कंप्लीट ग्राफ का डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको। वी हैव ए, we have B, we have C, we have D, राइट? ये इस तरह से कनेक्ट हुए, A और D कनेक्ट हुए, B और C कनेक्ट हुए। ये कनेक्टिविटी अगर आप शो करें तो ग्राफ अपने आप में कहलाएगा कंप्लीट ग्राफ। डेफिनेशन नंबर 11। सर यदि एक भी क्लोज पाथ हो तो वो ट्री ग्राफ रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है। क्लोज पाथ कहीं होना ही नहीं चाहिए। कहीं भी क्लोज पाथ हुआ तो वो ट्री ग्राफ नहीं है, फिर वो ग्राफ है बस। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, इन डिग्री। क्या लगता है किसे बोलेंगे इन डिग्री? जल्दी जल्दी बोलिए, किसे बोलेंगे इन डिग्री? एनी गेसेस? बहुत सिंपल है, किसी भी वर्टेक्स पे जितनी एजेस आकर टर्मिनेट हो रही हैं वो उसकी कहलाएगी इन डिग्री। आई रिपीट, नंबर ऑफ एजेस टर्मिनेटिंग ऑन अ वर्टेक्स विल बी कॉल्ड एज इट्स इन डिग्री। तो अब जरा बताइए मुझे इस वाले ग्राफ को देखकर V3 की इन डिग्री क्या है? जल्दी बोलिए, V3 की इन डिग्री क्या है? गलत, V3 की इन डिग्री 1 है। 2 कैसे हो गई? V3 पे कितनी एजेस आकर खत्म हो रही हैं? एक ही तो एज आकर खत्म हो रही है V3 पे, राइट? V1 की इन डिग्री क्या है? V1 की इन डिग्री क्या है? ये भी गलत, V1 की इन डिग्री 3 है। अरे इनडेफिनाइट कैसे है? V1 की इन डिग्री 3 है ना, 3 एजेस ऐसी हैं ना जो V1 पे खत्म हो रही हैं। इनफाइनाइट कहां से हो गया आशुतोष? तो सेल्फ लूप क्या कहता है? सेल्फ लूप क्या कहता है? गोल गोल घूमते ही जाओ, रुको मत, ऐसा? अगर सेल्फ लूप है ये, तो फिर आप इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स V1 को कैसे मान रहे हो सेल्फ लूप में? टर्मिनल का तो मतलब है ना जहां एज खत्म हो। आपके हिसाब से तो फिर एज खत्म ही नहीं होनी चाहिए।
चलो आगे बढ़े। अब इन डिग्री का ऑपोजिट आता है आउट डिग्री। क्या कहलाएगा? अगर ये इन डिग्री है जो आपने पढ़ा, तो आउट डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी? इसी को कॉपी कर लें और जहां लिखा हुआ है ओरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग, वहां लिख दें ओरिजिनेटिंग। सो कॉपी दिस एंड से नंबर ऑफ एजेस originating from a vertex will be called as its out degree। किसी भी वर्टेक्स से जितनी एजेस निकल रही हैं वो उसकी कहलाएंगी आउट डिग्री। कमिंग बैक टू द डायग्राम, V1 की आउट डिग्री क्या है? V1 की आउट डिग्री क्या है? कैसी बात कर रहे हैं? V1 की आउट डिग्री 1 है। एक एज तो निकल रही है ना V1 से, राइट? और V2 की आउट डिग्री क्या है? V2 की आउट डिग्री 2 है। और V2 की इन डिग्री क्या है? V2 की इन डिग्री क्या है? V2 की इन डिग्री 0 है। तो फिर V2 क्या बन गया? गेस करिए V2 क्या बन गया अगर उसकी इन डिग्री 0 है तो? ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में ऐसे नोड्स जिनकी इन डिग्री 0 है वो कहलाते हैं सोर्स नोड्स। सो इफ अ वर्टेक्स हैज अ पॉजिटिव आउट डिग्री but 0 in degree, then we will call it source vertex। अभी बताइए, अगर ग्राफ में कोई सोर्स वर्टेक्स है तो इसका किसी बात पे असर पड़ेगा? अगर ग्राफ में कोई सोर्स वर्टेक्स है तो इसका किसी चीज पे असर पड़ेगा? वेरी गुड, इसका असर पड़ेगा ट्रेवर्सल पे। अभी आप ये बोल रहे थे कि आप ग्राफ को कहीं से भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, यही बोल रहे थे ना, है ना? लेकिन इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसको कहीं से भी अगर ट्रैवर्स करेंगे तो आप V2 तक नहीं पहुंच पाएंगे, मानते हैं? इसको कहीं से भी अगर ट्रैवर्स करेंगे तो V2 तक नहीं पहुंच पाएंगे, मानते हैं? राइट, इसलिए ट्रैवर्स कहां से करें? अगर ग्राफ में कोई भी सोर्स वर्टेक्स नहीं है तो फिर कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्राफ में कोई सोर्स वर्टेक्स है तो आपको ट्रैवर्स सोर्स वर्टेक्स से ही करना चाहिए, वरना सोर्स वर्टेक्स अनविजिटेड रह जाएगा। ये भी मानते हैं? सोर्स वर्टेक्स पे आप कभी विजिट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट? सो दिस इज सोर्स वर्टेक्स। बहुत बढ़िया सवाल है अक्षय। अगर एक से ज्यादा सोर्स वर्टेक्स हुए तो एक वर्टेक्स छूटेगा हमेशा, कोई एक वर्टेक्स आपका अनविजिटेड रहेगा, ठीक है? वैसे ऐसा होगा बहुत कम, लेकिन अगर हो गया तो फिर आप उस वर्टेक्स पे नहीं जा पाएंगे जिस सोर्स वर्टेक्स को आप शुरुआत वाला वर्टेक्स यानी स्टार्टिंग वर्टेक्स नहीं बना रहे हैं, ठीक? अब इसका उल्टा ले लीजिए। इफ अ वर्टेक्स हैज पॉजिटिव इन डिग्री but 0 out degree, then it is called as सिंक। तो वर्टेक्स को अपन लोग सिंक वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। चलो ये तो हुई बात टर्मिनोलॉजीज की। अब आते हैं कोडिंग की तरफ, बट कोडिंग पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, और वो है ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अब आप बताइए, डेटा स्ट्रक्चर के आप फाइनल स्टेज पे हैं, कई सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए आपने। नाउ टेल मी
किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मेमोरी में। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एकदम सटीक और सही जवाब दीजिए, और मुझे सबसे जवाब चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम 3 और 4 स्टूडेंट्स। बी रेस्पॉन्सिव। जल्दी बोलें। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं आपके पास? हाउ मेनी वेज? वेरी गुड। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं, राइट? सो जस्ट लाइक एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, comma, a graph also can be represented in memory in 2 ways. Number 1, you can use array representation for the graph, right? इसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं adjacency matrix representation. This kind of representation जिसमें आप एक array यूज करेंगे, वो कहलाएगा adjacency matrix representation. And the second one is linked representation of the graph. अगर आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक लिस्ट यूज करते हैं, तो वो कहलाएगा adjacency list representation. It is called adjacency list representation of the graph. क्लियर है? दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही हैं? चलो अब बात करते हैं adjacency matrix representation की। कैसे ग्राफ का adjacency matrix representation बनता है? मैट्रिक्स नाम से तो समझ में आ रहा होगा, 2D एरे बनेगा। हाँ या ना? समझ आ रहा है? राइट। अब इमेजिन करिए आपके पास ये ग्राफ है, मैं आपको थीम लिख के दे रहा हूं, आप मुझे मैट्रिक्स बना के दिखाइएगा। ये कनेक्टिविटी है इनके बीच में, these are arrows जो डायरेक्शन दे रहे हैं एच को। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, व्हाट इज एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स? क्या होता है ये? पहला पॉइंट, इट इज वन ऑफ द वेज of representing a graph. वो तो आपने देख ही लिया। दूसरा पॉइंट, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स मैथ्स में? व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन मैथ्स? जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम हो। सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स which has same number of rows and columns as there are vertices in the graph. आपके ग्राफ में जितनी वर्टिसेस होंगी उतने यहां पर रो और कॉलम बनेंगे। तो हमारा ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का बनेगा? अगर हमारे ग्राफ के लिए बनाया जाए तो जो आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ के लिए मैट्रिक्स बनेगा 4x4। ठीक है, दूसरी जरूरी बात, ये मैट्रिक्स सिर्फ अपने अंदर वैल्यू के तौर पे 0 या 1 रखता है। It contains only 0 or 1 as its value. No third value is allowed. ठीक है, अब 0 1 कैसे आता है? तो इसका थीम ये है
कि अगर Vij पे आपको 1 मिलता है तो इसका मतलब है देन इट मीन्स दैट Vj is adjacent to Vi. इसका मतलब है Vj, let me use it as an index, is adjacent to Vi. अगर इस मैट्रिक्स के किसी सेल में 1 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है Vj Vi का एडजेसेंट है। आ रहा है समझ? इज द पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? ठीक, एडजेसेंट का मतलब समझ रहे हैं? दैट इज वी हैव अ डायरेक्ट एज फ्रॉम Vi टू Vj। यही मतलब है ना एडजेसेंट का, अभी अभी जो थ्योरी पढ़ी। और अगर हमारे पास 0 होता है देन इसका मतलब है वी डू नॉट हैव, if we have 0 then it means we do not have any direct edge. We do not have any direct edge or path from Vi to Vj. ठीक है ना? बेस्ड ऑन दिस नॉलेज इस ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है। ले आएंगे बना के आप अगले लेक्चर में। होमवर्क आपका इस ग्राफ का एडजेसेंसी बना के लाना है आपको अगले लेक्चर में। बन जाएगा? प्रोग्राम नहीं कह रहा हूं, सिर्फ डायग्राम। प्रोग्राम तो हम क्लास में बनाएंगे, इसमें भी कोशिश होगी अनमोल। अब इतने से काम में क्या कोशिश, डायग्राम देख के तो बन सकता है ना? ठीक है, बिल्कुल करिएगा कोशिश। मिलते हैं अपन ट्यूसडे, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं। दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, दिस इज पेज 3, this is page number 4, page number 5, page number 6, page number 7, this is page number 8, प्रीवियस लेक्चर के कौन से नोट्स रह गए हैं? कुछ रह गया है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई विल डू दैट। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।